कुणाल जी, बच्चों के 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे में बच्चे बड़े ही डिप्रेस हो जाते हैं, तो ऐसे में बच्चों के लिए कोई वास्तु टिप? जितना आप की तरफ मुंह करके पढ़ाई करेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। बहुत सारी माओ को ये भी प्रॉब्लम है कि जब जब एग्जाम आते हैं आपका बच्चा बीमार पड़ जाता है। एक नींबू में और 21 बार बच्चे के ऊपर से उल्टा घुमाए, इससे क्या होगा, किसी की बुरी हाय होगी या बुरी नजर होगी ना, जो आपके बच्चे की पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न कर रही है, वो खत्म हो जाएगी। जब बच्चे एग्जाम देने जाएं अपना, तो उस समय क्या करें? कितनी लड़कियों के रेप हो गए हैं ये अघोरियों ने, ये तांत्रिकों ने। करने वाले तो पाखंडी हैं ही, जो ऐसे पाखंड को फैला रहे हैं ना, वो भी उतने ही पाप के भागीदार हैं जितना वो करने वाला है। जो छोटे मकानों में रहते हैं, 25 गज, 40 गज, 50 गज, तो वो ऐसा क्या वास्तु का उपाय करें जो 25 गज से निकल के वो 250 गज के एक अच्छे बड़े मकान में पहुंच जाएं? पूजा घर में भी पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। पितर हमारे लिए भगवान से भी बड़े हो सकते हैं, पर पितरों का स्थान भगवान से कंपेयर नहीं हो सकता कभी भी। क्या वास्तु को किचन और टॉयलेट से ही देखा जाता है? जिस घर में भी किचन बोला जाता है ना, वो घर किच किच से भर जाता है, और जिस घर में रसोई बोला जाता है उस घर में रस भरा रहता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कुणाल जी, अगर वास्तु की बात करें, आप एक जाने माने वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये साल जो है कैसा रहने वाला है 2026, भारत के लिए भी और आम लोगों के लिए भी? देखिए, अगर मैं वास्तु की बात करूं तो वास्तु तो हर व्यक्ति को, वास्तु का मतलब होता है वस्तुओं को रखने की एक कला ही वास्तु कला है। आज के समय पे देखो क्या हो रहा है कि हम कितनी चीजों पे बात कर रहे हैं, कितनी सारी चीजें हैं। हाँ जी। न्यूमरोलॉजी है, पॉमिस्ट्री है, सामुद्रिक शास्त्र है, और हस्त विज्ञान है, टैरो कार्ड है, वास्तु है और ज्योतिष है, और भी होंगे, और भी बहुत सारे हैं। हाँ जी। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इंसान क्या ठीक करे, लेकिन अपने घर का वास्तु या जो आपका ऑफिस है वो ठीक कर सकते हैं। ये समझाना चाहता हूं कि इन चीजों के हमारे जीवन में वैल्यूज क्या है। अच्छा, ये तो समझना बिल्कुल सही बात। सचिन जी, इंसान को पड़ेगा ही ना, बिल्कुल जरूरी भी कि इन चीजों की वैल्यू ज्यादा है कि कर्मों की वैल्यू ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है कि हम कर्म करें, हम काम करें, या ज्योतिष में या न्यूमरोलॉजी में इन पंडितों के आगे पीछे घूमते रहे। तो ये तो समझना बहुत जरूरी है। तो आज मैं वेदस के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि कितना इन सब चीजों का, शास्त्रों का हमारे जीवन में रोल है। ठीक है ना जी, बहुत बढ़िया। अगर मैं 100% की बात करूं तो 100% में 50%, सिर्फ 50% आपके अपने कर्म का रोल है। आपके द्वारा की गई हर पल क्रिया, आप हमसे बात कर रहे हो, क्या सोच रही हो, ये भी एक क्रिया है जी। हम किसी की चुगली कर रहे हैं या किसी की अच्छाई कर रही है, ये भी एक क्रिया है। तो हर पल की गई क्रिया को ही कर्म कहते हैं। अच्छी क्रिया अच्छे कर्म बन जाती है, और बुरी क्रिया बुरा कार्य बुरा कर्म बन जाती है। तो 50% में 100 में से अगर मैं काउंट करूं तो 50% आपके कर्मों का रोल है। आप अच्छे कर्म करो तो आप बैलेंस हो। आप एस्ट्रोलॉजी को जानते हो नहीं जानते हो, मानते हो नहीं मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके 50% कर्म। आप एवरीडे अगर ये चिंतन कर रहे हो ना, ये मंथन कर रहे हो कि आपने पूरे दिन कल क्या किया, आपसे कुछ गलत तो नहीं हुआ, कुछ बुरा तो नहीं हुआ, आपने अच्छा क्या किया, उसका एक बार मंथन कर लो सोने से पहले। आपसे कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। किसी की चुगली मत करो, किसी के बारे में बुरा सोचो मत, किसी का बुरा बोलो मत। माँ बाप की सेवा करो, बीवी का ध्यान रखो, बहन का ध्यान रखो, बुआ का ध्यान रखो, बेटी का ध्यान रखो, प्यार करो, रिश्तों को जोड़ के रखो। परिवार के साथ हफ्ते में 2-4 दिन बैठ के एक साथ खाना खाओ। कभी कभी माता के हाथ की खीर या हलवा बनवा के माता घर में सबको खिलाए या बीवी घर में सबको खिलाए। परिवार में कितनी ग्रोथ, बिना उपायों के मैं कितने घरों को करोड़पतियां बना चुका हूं, आप सोच भी नहीं सकते जी। लेकिन फिर मेरा बिजनेस बंद हो जाए। बट ये सत्यता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चाहता हूं कि सबसे पहले इंसान अपने कर्म ट्रैक को समझे। जी। 50% हो गए हमारे कर्म, अब कितना बचा?
50% 50%। अब 50% में 25% और निकाल लेते हैं। ये 25% आपके दान और आपकी दूसरों के प्रति जो आपका नेचर और जो आपका बिहेवियर है जी। आपने क्या चैरिटी की, आप कितना लोगों का किसी को खाना खिला दिया, गाय को चारा, मंदिर में दान भिजवा दिया, गरीब को खाना खिला दिया, ब्राह्मण को कोई भोजन करा दिया, साधु महात्माओं का भोजन करा दिया। आप कुछ ना कुछ साल में दान करते रहते हैं। तो 25% की गई आपकी चैरिटी, सोची गई आपकी भावनाएं, आप क्या सोचते हो किसी के बारे में, आपका रिएक्शन क्या है किसी के बारे में, अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, दान पुण्य करते रहो, आपने 25% और ठीक कर लिया। अब कितना बचा? 25%। 25% में 15% एस्ट्रोलॉजी है, और एस्ट्रोलॉजी भी केवल ज्ञान। ज्योतिष यही तो बताता है कि कुंडली में राहु चंद्र का चंडाल योग बना हुआ है, इसकी वजह से आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव होंगे। अब उतार चढ़ाव तो चल ही रहे हैं, तो ये ज्ञान एस्ट्रोलॉजी से मिल रहा है। चौथे घर में केतु के होने से माता को कष्ट मिल सकता है, माता दुखी रहेंगी, परेशान रहेंगी, यही हो रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी ये नॉलेज देती है, बट कभी कभी कोई अच्छे महात्मा, अच्छे सिद्ध पुरुष, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक, किसी का बढ़िया समय चल रहा है, उसने कोई आपको टोटका, कोई उपाय बता दिया और आपने वो उपाय कर लिया, आपकी चीजें ठीक हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह कि उसका समय बढ़िया चल रहा था, उसने जो चीजें आपको बताई उसी से आपका समय ठीक हो गया। आज मेरे ऊपर शुक्र की 20 साल की दशा चल रही है, मेरे को जो लोग मिलते हैं तो मैं उनको बोलता हूं कि आपका समय तो चेंज होने वाला ही था, लेकिन ईश्वर ने आपको मिलाया ही मुझे इसलिए है क्योंकि ईश्वर आपकी किस्मत मेरे माध्यम से बदलना चाहता है। बदलनी तो भगवान नहीं है, लेकिन माध्यम ईश्वर मुझे बनाना चाहता है। तो 15% एस्ट्रोलॉजी ज्ञान हो गया। अब बचा कितना? 10%। 2% वास्तु, 2% न्यूमरोलॉजी, 1% सामुद्रिक, 1% टैरो। ये सब चीजों को एक एक आधा % आप नंबर दे दो। अब एक एक 2-2 नंबर के लिए, एक एक 2-2% के लिए देखो हम कितना मत्था मार रहे हैं, कितना वहम में घुसे हुए हैं। तो वास्तु क्या है 2026 में दोस्तों? अपने घर को साफ रखना है। अगर आपका घर पूरा क्लीन है, आपका वॉशरूम, आपका घर पूरा क्लीन है, तो आपके घर के अंदर की 50% जो नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो आपने चेंज कर दी। अच्छे से पेंट वेंट करके, सीलन नहीं होनी चाहिए। घर में जितना सीलन होगी उतना पैसा खराब होगा, बीमारियां आएंगी और घर में गृह कलेश मचेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चीजों के आने की निशानी है। तो इससे पहले कि कोई नेगेटिव चीज प्रबल हो। दूसरा, आप अपने घर में सबके साथ प्यार से भोजन करना आरंभ कर दो। एक साथ बैठ के, एक समय का भोजन परिवार के साथ बैठ के करो। हफ्ते में रोज कर सकते हो, रोज नहीं तो एक दिन आधा घंटा अपने बच्चों को जमीन पे आसन बिछा करके आरती करें, भगवान का कीर्तन भजन, सिर्फ अपने परिवार के लोग एवरी वीक, एक 1 डे या एवरी डे आप करने लग जाए। आपके घर में वास्तु दोष प्रबल नहीं होगा, आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी। मैं कहता हूं आपको जो भी मर्जी सूट नहीं करता, जो भी मर्जी नंबर काम नहीं करता, आप ये कुछ उपाय है जिनको आप काम करने लग जाओ, लाइफ को बदलने से कोई रोक ही नहीं सकता जी। क्योंकि भगवान ने तो ये ज्ञान मेरे माध्यम से आप तक, आपके मेरे माध्यम से दुनिया को पहुंचाने का काम दिया है जी। बिल्कुल। दूसरा, आपने ये कर लिया, परिवार में मेल जोल के साथ रहो। जितना परिवार में मेल जोल रहेगा, प्यार रहेगा, आपके घर की ताकत बढ़ती चली जाएगी, आपके घर की ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। तो वास्तु तो आपने 50 to 70% ऐसे ठीक कर लिया। घर में हल्के रंगों का प्रयोग करो। बच्चों को खाना खिलाते समय हमेशा देखें कि ईस्ट फेस या नॉर्थ फेस बच्चे खाना खाएं। पढ़ते समय भी और खाना खाते समय भी बच्चों को एनर्जी मिलेगी, बच्चों को ऊर्जा मिलेगी। आप अपना कोई भी काम करते हैं तो ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग करें। बच्चों को दक्षिण की तरफ पांव करके ना सोने दें, साउथ की तरफ पांव कर मुंह करके ना खाना खाने दें, ना पढ़ाई करने दें, क्योंकि जब लंबे समय के बाद आपको उस ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी तब तक आप उस ज्ञान को भूल चुके होंगे। कुणाल जी, बच्चों के 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो ऐसे में बच्चे बड़े ही डिप्रेस हो जाते हैं। मुझे अपना भी टाइम याद आता है कि जब हमारी 10th और 12th के एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे तो हम बड़े डिप्रेस हो जाते थे। एक डर सा लगने लग जाता था कि कैसे होगा, क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और बहुत से बच्चों के साथ ऐसा
होता है। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं इवन वो भी डर जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों के लिए कोई वास्तु टिप? देखो, जैसे कि सबसे पहले तो जिन बच्चों का 10th और 11th और 12th है, या बच्चे जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमेशा उनको अच्छे मार्क्स मिले, कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देंगे, वो भी चाहेंगे कि उनका पेपर अच्छा जाए, या जो अपनी लाइफ को बनाने के लिए जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, सभी के लिए ज्ञान है। सबसे पहले तो आप हमेशा ये देखें कि आपने जो अपनी स्टडी टेबल रखी हुई है वो ईस्ट या नॉर्थ की तरफ मुंह करके हो। जितना आप ईस्ट या नॉर्थ की तरफ मुंह करके पढ़ाई करेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। यानी कि 100 में से 99% लोगों को फायदा मिलेगा। टेबल के ऊपर डार्क कपड़ा ना बिछाएं, अपने स्टडी रूम में डार्क कलर यूज ना करें, हिंसात्मक तस्वीरें ना लगाएं। अगर हो सके तो सरस्वती माता की फोटो, सरस्वती माता की प्रतिमा नीले वस्त्रों वाली अपनी टेबल पर लगा लें, और 4 से 18 दिन 4 नीले पुष्प उनको अर्पित करें, और 8वें दिन या 18वें दिन उन पुष्पों को बहते पानी में जल प्रवाह कर दें। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो अपनी चीजें शेयर कर ले, उनको बहुत जल्दी नजर लग जाती है। कि आप बोल दो किसी को कि आपका बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो आपको पता ही नहीं कि आपके बच्चे को नजर लग गई, पड़ोसी की नजर लग गई। नजर किसी की भी लगती है, लेकिन नजर समय आने पर उतर भी जाती है। तो ये नजर को उतारने का इजी उपाय है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चा जब एग्जाम आते हैं, बहुत सारी माओ को ये भी प्रॉब्लम है कि जब एग्जाम आते हैं आपका बच्चा बीमार पड़ जाता है। एक नींबू में 4 लौंग गाड़ें, 4 लौंग पहले टूथपिक से छेद कर लें, फिर उसमें लौंग गाड़ दें चारों तरफ, और 21 बार बच्चे के ऊपर से उल्टा घुमाएं। जब भी बच्चा पढ़ने बैठे महीने में 1 बार कर लें। ओम श्री हनुमति नमः का जाप करें और किसी पीपल के पेड़ की जड़ में रख दें, या बहते पानी में जल प्रवाह कर दें, या अपनी गाड़ी के नीचे उसको रख करके गाड़ी चढ़ा दें। इससे क्या होगा, किसी की हाय होगी, किसी की बुरी हाय होगी या बुरी नजर होगी ना, जो आपके बच्चे की पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न कर रही है, वो खत्म हो जाएगी। और ये बड़ा इजी उपाय है, हम भी आज भी अपने बच्चों के लिए करते हैं, और अचूक उपाय है, कई बार बहुत अच्छे रूप में ही काम करता है जी। और देखो, उपाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। कई बार जब हमारी चीजें नेगेटिव जा रही हो ना सचिन जी, तो हम जब कुछ कर लेते हैं उपाय के नाम पे, तो हम पॉजिटिव भी हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात तो है। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है कि मैं भी मानता हूं कि उपाय किसी शास्त्र में नहीं लिखे हुए, पर फिर भी उपाय काम करते हैं। कैसे? कि आप अगर किसी गरीब को खाना खिलाते हो, देखा जाए तो ये भी तो उपाय है। हाँ। अब इसको आप उपाय मानो या आप अपना नेचर मानो। मैं देखता हूं हम लोगों को नमस्ते करते हैं, किसी के पांव छू लेते हैं, हम मिठाई बांटते हैं, मंदिर में जाके कोई आरती करके आते हैं। ये तो नेचर भी हो सकता है या उपाय, समझ लो। बिल्कुल सही बात है। तो ये मत सोचो कि ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास से बचना है, पर चीजों पर विश्वास करने में कोई बुराई नहीं है। भगवान पर विश्वास करना चाहिए, धर्म पर विश्वास करना चाहिए, धर्म के लिए लड़ना चाहिए। धर्म के लिए अगर आपको सब कुछ भी त्याग करना पड़े तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। कि ये नहीं कि धर्म के लिए तो कुछ लोग बने हैं, अगर धर्म खत्म तो हम भी खत्म, ये धरती खत्म हो जाएगी, फिर राक्षस पैदा हो जाएंगे फिर आने वाले समय में, युगांतर में किसी। तो ये बच्चों के लिए मैंने बताया एक, कि जब भी बच्चा पढ़े तो उसको बोले 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करो, हाथ जोड़ के 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करो, और तब अपनी सीट पे बैठो। ब्लैक कलर की अगर सीट है तो कई बार जिनका राहु अच्छा नहीं है, क्योंकि चेयर जो होती हैं ज्यादातर जो रेडीमेड मिलती है तो ब्लैक कलर की मिलती हैं, कोशिश करें कि आपके बच्चे की जो स्टडी टेबल है जी, उसके पास जो आपने चेयर रखी है ना, वो व्हील्स वाली ना रखें। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, जैसे हम ऑफिस के अंदर बैठते हैं, नीचे व्हील्स होते हैं, क्योंकि व्हील्स के अंदर अस्थिरता होती है, बच्चा हर समय हिलता रहेगा। जो स्टडी टेबल के आगे जो चेयर है ना, वो लकड़ी की बनवाएं, और लकड़ी पर लाइट कलर की गद्दी होनी चाहिए, जैसे आपके सोफे की गद्दी है, या कोई भी ऐसा हल्का कलर। इसमें ब्लैक और रेड कलर का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर आप रेड कलर की चेयर पे बैठते हैं या ब्लैक कलर की, तो राहु और मंगल ये दोनों हावी होते हैं, हैवी, या बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन केतु को आप एक्टिवेट कर रहे हो, ब्लैक से राहु को एक्टिवेट कर रहे हो।
मंगल से आप रेड से आप मंगल को एक्टिवेट कर रहे हो, तो ये आपके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ा, अपनी चीजें आपके मन में आई, अपनी चीज बातें याद आती रहेंगी। तो जब आप पढ़ने बैठोगे तब आप अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? कुछ तो गलती हमने कर रखी है, इसलिए नहीं कर पा रहे। अब मैं आपके घर की वास्तु विजिट कर लूं, मैं देख लूं, तो शायद मैं बता पाऊंगा, बट मैं सबके दुनिया के सब घरों को नहीं देख सकता। तो मैं उनके लिए उदाहरण दे रहा हूं कि आप इजी वे में, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे, कल को उनके भी बच्चे अच्छी एजुकेशन लें, अच्छा मार्गदर्शन करें, अच्छी तरक्की तक पहुंचे, तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमें ध्यान देनी है जी। कुर्सी का हो गया, कुर्सी पे बैठते समय 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। हिंसात्मक तस्वीरें विद्या स्थल पर नहीं होनी चाहिए, और एक छोटी सी मूर्ति आप सरस्वती माता की लगा सकते हो। एवरी मनुष्य के लिए सुबह जब आप उठते हो तो 3 बार या 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करो। धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पर रखो और अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करो, या अपने दिन की शुरुआत करो, या बीबी को चाय पिलाओ, ये जो भी ये अचूक उपाय है कि मैं भी करता हूं, मेरी फैमिली के सब बच्चे करते हैं, और ये जितने भी लोग करते हैं उनको बड़ी पॉजिटिविटी इससे मिली है। तो जब बच्चे एग्जाम देने जाएं अपना, तो उस समय क्या करें? क्या वास्तु टिप्स हैं? क्या कुछ खास उपाय कर सकते हैं वो जब एग्जाम देने से बाहर निकले? जब भी बच्चा घर से पढ़ाई करके घर से बाहर निकले, तो अपने घर में जो भी एंट्रेंस के पास है, मदर है, फादर है, बेटी है, भाई है, बहन है, जो भी है, जय माता दी बोल के निकले। भतीजी है, कोई भी जो भी है, जय माता दी बोल के निकले। ठीक है। और घर से बाहर निकलते समय ओम श्री हनुमते बोल के निकलें। और जब घर से बाहर निकल जाएं तो रास्ते में कोई भी एक मंदिर, आपके एग्जाम से पहले कोई भी मंदिर आपके रास्ते में आता है तो वहां पर माथा जरूर टेके, आपका एग्जाम अच्छा होगा। दूसरा, मैंने देखा है कि बच्चों को नींद जल्दी से नहीं आती, या बड़े बुजुर्ग भी हैं, या एक मिड एज के लोग भी हैं, आप भी हो सकते हैं। अगर रात को सोते हुए जल्दी से नींद नहीं आती, कुछ ना कुछ चीजें मन में चलती रहती है, बुरे सपने आते हैं या डरावने सपने आते हैं, या बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके मन में चलते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि एक स्टील का ग्लास लें और पानी से भर के उसको अपने सिराने रख के सोएं। अच्छा। सुबह को उठें तो एक चाकू से उसको ऐसे घुमा दें, कट कर दें और घुमा दें, और उसको ले जाके किसी ऐसे पौधे में डाल दें जो कंटीले पौधे हैं, नागफनी के पौधे, कैक्टस के, या गुलाब के, कोई भी बाहर जिसमें कांटे हों, उसके ऊपर उसकी जड़ में जाके डाल दें। ये महीने में आप 3-4 बार कर लें। रोज भी करें तो बुराई नहीं है, पर आपने महीने में 2-3-4 बार भी कर लिया ना, तो आपके सराउंडिंग जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी खत्म हो जाएंगी। किसी का तंत्र प्रयोग आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा, आपको पैसे खर्च करने नहीं पड़े, आपको बहुत ज्यादा टोटकों में नहीं जाना, बहुत सारे चीजों में, ऐसी चीजों में नहीं जाना जिसको कर पाना आपके लिए शमशान जाएंगे जी, यहाँ जाएंगे, आपके ऊपर जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, ये सब ऐसे बहुत लोग आते हैं। मैंने 1-2 पॉडकास्ट किए थे, वो उसमें भूतों वाले कुछ क्वेश्चन थे, स्टोरी थी मेरे ऊपर भी एक आप बीती थी कहानी अपनी मैंने शेयर की थी। ऐसे लोगों के कॉल कि जी हमारे घर को बांध रखा, हमारे बच्चे को बांध रखा, हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा जिसके ऊपर तंत्र प्रयोग है, वो आए मिलने। कुंडली में राहु चंद्र का चंडाल योग 5वें घर में बना है, राहु की अंतरदशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा में, तो बच्चा कहां से पढ़ेगा? तो हम पॉजिटिव चीजों से हट के कहां चले गए? नेगेटिव। कि मैंने जी कॉल करी थी एक पंडित जी को, एक साध्वी थी, एक योगी महाराज थे, एक ये थे, एक वो थे, उन्होंने बोला है कि आप शमशान की मिट्टी लेकर के आओ, आप ये करो वो करो, और आपको पूरी रात यहां ये करना। कितनी लड़कियों के रेप हो गए हैं ये अघोरियों ने, ये तांत्रिकों ने, कितनी लड़कियों ने अपनी आप बीती ऐसी सुनाई है कि मेरे साथ तो उसने फिजिकली उत्पीड़न किया है मेरा, मुझे तो ये खिला के बेहोश कर दिया उसने, मेरे शरीर के साथ ये किया कि जी मैं आपके शरीर से आत्मा निकालना, मुझे आपके शरीर के साथ जुड़ना पड़ेगा, मुझे आपके शरीर में घुसना पड़ेगा। कैसी करने वाले तो पाखंडी हैं, जो ऐसे पाखंड को फैला रहे हैं ना, वो भी उतने ही पाप के भागीदार हैं जितना वो करने वाला है। मैं तो सुबह जब उठता हूं, शाम को जब सोता हूं ना, सोने से पहले अपने पूरे दिन की चीजों को याद करता हूं कि जाने जाने मुझसे
कोई गलती तो नहीं हुई, मैंने किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार तो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा लगता भी है ना, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं 1 महीने का प्रोसीजर सारा चेक कर लेता हूँ कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई जिसकी सजा मुझे मिल रही है। अच्छा। इतना मैं कर्मा में बिलीव करता हूँ, इतना मैं अच्छे और बुरे को मानता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भगवान ने जो ज्ञान मुझे दिया है, ईश्वर ने, शिव भगवान ने, मुझे तो शिव भगवान ने दिया ये ज्ञान, कि मैं उनकी नजर में फेल ना हो जाऊं। जी। मुझे 27-28 साल हो गए अनुजी कांवड़ लाते हुए। शिव भगवान को ही मैं बोलता था मुझे कोई काम दिला दो, कोई काम करा दो, तो उन्होंने मुझे एस्ट्रोलॉजी में लाने वाले मुझे शिव भगवान है। तो मैं उन्हीं के लिए सोचता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत होऊंगा, छोड़ के जाऊंगा, और मेरा शिव भगवान के साथ साक्षात्कार हो गया, तो मैं उनकी नजर में फेल ना हो जाऊं। मैं आपको बताऊं एक उदाहरण, कि हमारे ऑफिस में कोई क्लाइंट आ जाए, वैसे तो अपॉइंटमेंट ही लेके आने का रास्ता और कोई वे नहीं है, आने के बाद वो बोले कि मैं ये गिरवी रख के आपकी फीस इकट्ठी करके लाई हूं, मैंने ये बेचा है, तब मेरी फीस इकट्ठी की है, और रोने लग जाए। अब मेरे मन में ये चलता रहता है, ये पार्वती माता, ये शिव भगवान मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आ गए हैं। मैं ना मेरे बाद मेरा मैनेजर या कोई भी स्टाफ मेरा समझाता है, तो मैं उस पर FOC लिख देता हूँ, और मेरा स्टाफ उनकी फीस वापस कर देता है। फिर वो आके बोलता है कि ये फीस, कि मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आप तरक्की करोगे ना, बड़े बनोगे तो इन उपायों से, तब ये मेरी फीस आप मुझे देना, क्योंकि आपके आंसुओं से मैं अपने लिए खुशियां खरीद ही नहीं सकता। जिन आंसुओं सिर को लेकर के आप यहां पर आए हो, इन पैसे से जब मैं खुशियां ही नहीं खरीद सकता, तो ये पैसा कई बार मेरे लिए मुश्किल भी पैदा कर सकता है। काश ये बात हर कोई समझे। समय आने पर हर कोई समझेगा, समय जब आएगा हर कोई समझेगा, लेकिन समय अभी बाकी है। अभी किसी के पुण्य बचे हैं, जब तक पुण्य है तब तक उसका सिक्का चल रहा है। कहते ना, होई वही जो राम रचि राखा। इस पर आपको बिलीव करना ही पड़ेगा कि जो राम ने लिखा है वही होना है और वही होकर रहेगा। हम केवल एक मात्र मनुष्य कोशिश मात्र करते हैं, इन कोशिशों से कई बार रिजल्ट मिल जाते हैं। आज मैं देखता हूं कि आज मैं जो भी चीजें लोगों को बता रहा हूं, मेरा क्योंकि 80% ट्रैवल ही चलता रहता है, कभी USA, कभी दुबई, कभी लंदन, कभी यूरोप, चलता ही रहता है। तो मैं देखता हूं मेरा समय बढ़िया चल रहा है, सिर्फ ये समय की देन है। आज फ्लाइट में भी लोग मिल रहे हैं, मैं कहीं पर गया, उनके घर पे कुछ लोग आए हुए थे, उनसे लोग मिल गए, तो ये सब समय बढ़िया चल रहा है, सब इसलिए अच्छा हो रहा है। और समय अच्छा तो लिखा गया था, महादशा तो लिखी गई ना, शुक्र की दशा 2020 से 2040 तक चलेगी, लेकिन इसके फल भी हर किसी को उसकी क्षमता अनुसार मिल जाए, उसके लिए आपको अच्छे ही कर्म करने पड़ेंगे। बिल्कुल। जो अच्छे कर्म कर रहा है ना, पैसा होना और उसका आनंद भोगना, दोनों में बहुत फर्क है। सही बात है। आपके पास एक बार मैंने पहले भी वही मुझे वर्ड याद आ गए कि कल को हमने इस पाखंड से बहुत पैसा कमा भी लिया, तो क्या करेंगे उस पैसे का? एक प्लॉट खरीद लेंगे, एक बड़ी फिर एक और प्लॉट खरीद लेंगे, एक और प्लॉट खरीद लेंगे, प्लॉट ही तो बढ़ते जाएंगे। लेकिन इस प्लॉट को हर 2 साल में हम एक एक प्लॉट खरीदते जा रहे हैं। लेकिन अब एक समय आया कि हम इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब इस जमीन पे प्लॉट तो हमारे 500 हैं, लेकिन 500 प्लॉट को भोगने वाला वारिस तो है ही नहीं। बिल्कुल। क्योंकि जिस वारिस को छोड़ करके आए थे, उसको बीवी ऐसी मिल गई कि उसने षड्यंत्र करके उसको मार डाला। कहते ना, कर्म अनुसार फल मिलता है। हर पाप का प्रायश्चित तो आपको करना ही पड़ेगा, इस जन्म में या अगले जन्म में। जी। आज बहुत लोग कहते हैं कि ज्योतिष पे विश्वास की, कर्मों पे विश्वास की। मैं बात आपको बता दूं, जो लोग ये कहते हैं कि कर्म, अगला जन्म, पिछला जन्म किसी ने नहीं देखा। एक समय पे 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक दुनिया के सबसे रिच इंसान के घर में, एक सबसे गरीब घर में। अमीर घर में अंबानी का बच्चा और गरीब घर में एक ड्राइवर का बच्चा, एक ही समय पे एक ही बिल्डिंग में, इंटालिया में। कुंडली तो सेम ही बनेगी ना। बच्चा तो एक ही समय में पैदा हुआ, अभी तो बच्चे को पता ही नहीं कि वो किस घर में आ रहे हैं। एक को बड़े होकर गाड़ी चलानी है, ड्राइवर बनना है, और एक पूरी रिलायंस का मालिक बनना है। तो आपको नहीं लगता सचिन जी
कि इन दोनों बच्चों की कुंडली सेम होने के बावजूद भी इनके कर्म हाँ, अलग अलग रहे होंगे। जब अपने कर्मों के आधार पर इन्होंने जो गर्भ पाया, जो जीव जन्म पाया, वो अपने अपने कर्मों के आधार पर पाया है। कुणाल जी, वास्तु हमारी किस्मत बदलता है या सिर्फ हमें रास्ता दिखाता है? देखिए, वास्तु हमारी किस्मत को बदलने में हमें सपोर्ट भी करता है और कई बार हमें रास्ता भी दिखाता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति भाग्य का मालिक है और बृहस्पति की दशा आरंभ हो गई। अब आपके घर की स्थिति में हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है, या नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ हैं, या नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट है, या नॉर्थ ईस्ट में आपने डस्टबिन रखा हुआ है, या आपने कुछ हैवी स्टोरेज रखा है, या सीढ़ियाँ हैं, या रसोई घर है, तो आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति 100 रुपये आपको देना चाहता है, करोड़ देना चाहता है, तो समझ लीजिए कि आपको उस करोड़ रुपए में से 90 लाख रुपए का आप नुकसान सिर्फ इस वजह से कर देंगी कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो बिल्कुल डंप है। और जिस घर में अनमैरिड लड़कियां हैं, लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, जिस घर में, हर घर में लड़कियां होती हैं, तो अगर आप अपनी घर में बेटियों की खुशियां चाहते हो, बहन की, बुआ की, बेटी की, या लड़कियों की खुशियां चाहते हो खूब तरक्की करें, दूसरे घर जाके मान सम्मान इज्जत बनाए, कहते हैं कि बृहस्पति लड़कियों की जन्म कुंडली में पिता भी है, भाई भी है, और पति का रोल भी प्ले करता है, बृहस्पति से ही देखा जाता है। तो बृहस्पति का घर में भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। जिस घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो, रसोई घर हो, या प्रॉब्लम हो, उस घर में इसका जो इफेक्ट है वो घर की लड़कियों को ज्यादा झेलना पड़ता है। मैरिड वुमेन्स के लिए तो उनकी हेल्थ पे इसका इफेक्ट पड़ता है, घर की मुखिया पे भी हेल्थ भाग्य दुर्भाग्य में कन्वर्ट हो जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। कि ऐसा नहीं कि वास्तु का रोल कम है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक 100 नंबर का एग्जाम है तो 33 नंबर चाहिए होते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर 32 नंबर आए तो 1 नंबर की वजह से बच्चा फेल हो जाता है। हाँ जी। दूसरी जगह ग्रेस मार्क पूरे मिल गए हों, लेकिन फिर 1 नंबर अगर 32 की जगह 33 होते तो उसका 1 साल बच जाता। ये आप मानते हो ना? हाँ जी। तो ऐसे ही कभी कभी वास्तु या न्यूमरोलॉजी हमारे जीवन में ऐसे ही वो 1 नंबर का रोल प्ले कर देते हैं। परसेंटेज तो इनकी कम है, लेकिन कभी कभी ऐसा ही होता है कि हमारी स्पीड को कई गुना बढ़ाने का काम करते हैं, और कई बार हमारी स्पीड को ये ब्रेक भी लगाते रहते हैं। तो वास्तु का बेसिक सिद्धांत, बेसिक फॉर्मूला तो हमेशा हर मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि वास्तु क्या है जी। वास्तु सौर मंडल में चलने वाली चुंबकीय तरंगों से संबंध रखता है। इन्हीं तरंगों के आधार पर वास्तु से हमें पता चलता है हमारा सोने का स्थान, खाने पीने का स्थान, बैठने का, रसोई घर, शौचालय, बेडरूम, मास्टर बेडरूम, बच्चों के बेडरूम कहाँ कहाँ पर होने चाहिए। सही जगह होंगे तो क्या उसके बेनिफिट हमें देखने को मिलेंगे, गलत जगह होने पर क्या उसके दुष्परिणाम हमें झेलने को मिलेंगे। ये ज्ञान हमें कई बार वास्तु से मिल जाता है। जैसे कि अगर हम बेसिक सिद्धांत की बात करें तो टोटल दिशाएं कितनी होती हैं? 4। 10 दिशाएं होती हैं। अच्छा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 दिशाएं हो गई, 4 कोण हो गए। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, 8 हो गई। 8 हो गए। एक आकाश और एक पृथ्वी। भाई आप ऐसे बैठे हो तो आप ये तो बोल दोगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट। अब ऊपर के लिए ऊपर को क्या बोलोगे? तो ये भी तो एक दिशा है ना, यानी कि हमारे देखने की डायरेक्शन ही एक दिशा है। ऊपर देखा तो आकाश, नीचे देखा तो पृथ्वी, बट इनका रोल वास्तु में बहुत ज्यादा नहीं है। अब 8 दिशाएं में क्या क्या चीजें कहां पर कैसे होनी चाहिए, ये एक बेसिक जानकारी हर मनुष्य को होनी चाहिए। पूरब और उत्तर, हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से मिलकर। आग, पानी, जल, हवा, आकाश और पृथ्वी, यही 5 तत्व हो गए ना। 5। यही 5 तत्वों में ये शरीर एक दिन विलीन हो जाना है। ये कहते हैं ना पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। तो 5 तत्व ये हमारे घर में भी वास करते हैं। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट से 90 डिग्री नॉर्थ, ये जल तत्व है। ईस्ट से साउथ 90 डिग्री, ये अग्नि तत्व है।
नॉर्थ से वेस्ट 90 डिग्री ये वायु तत्व है, और साउथ से 90 डिग्री वेस्ट ये पृथ्वी तत्व है। अब एक तत्व बचा आकाश तत्व। इनको पूरे को हम सेंटर से इस पूरी प्रॉपर्टी को 81 हिस्सों में बांटते हैं। तो बीच के जो 9 हिस्से हैं इसको आकाश तत्व कहते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी का वास होता है। तो नॉर्थ ईस्ट जल तत्व, जहां पर जल से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। अग्नि से रिलेटेड चीजें लाओगे या पृथ्वी बाहर लाओगे तो अवरोध उत्पन्न होंगे, प्रॉब्लम आएंगी। अब ये क्योंकि भाग्य का घर है, बृहस्पति ग्रह नॉर्थ ईस्ट में वास करते हैं, साउथ ईस्ट में शुक्र ग्रह, ईस्ट में सूर्य ग्रह, वेस्ट में शनि ग्रह, नॉर्थ वेस्ट में वायु ग्रह चंद्र ग्रह, साउथ वेस्ट में राहु केतु, नॉर्थ में बुध ग्रह, दक्षिण में मंगल ग्रह, नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति ग्रह, ईस्ट में सूर्य ग्रह, साउथ ईस्ट में शुक्र ग्रह। तो ये ग्रहों के स्थान हो गए। अब इन ग्रहों के साथ में देवताओं के भी स्थान है। जैसे ईस्ट में इंद्र देवता सूर्य ग्रह के साथ में, वेस्ट में शनि ग्रह के साथ में वरुण देवता, साउथ वेस्ट में राक्षसों का स्थान है राहु केतु के साथ में, साउथ में यमराज मंगल ग्रह के साथ, और नॉर्थ में कुबेर देवता बुध ग्रह के साथ। सभी ब्राह्मण प्रवृत्ति के देवगण नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति ग्रह के साथ चले गए, और वायु देवता नॉर्थ वेस्ट में चंद्र ग्रह के साथ चले गए। तो देवता भी आ गए। अब इन्हीं के आधार पर हमें चीजों को समझना है। भाई जितने पूजनीय चीजें देव कहां पर चले गए, नॉर्थ ईस्ट में, तो हमें पूजा घर, बच्चों का स्टडी रूम या ड्राइंग रूम, जितना साफ सुथरा आपका नॉर्थ ईस्ट रहेगा, 25% एनर्जी, अगर वो 1% की भी बात हम कर रहे हैं तो उस 1% का जो 25% है वो हमें नॉर्थ ईस्ट से प्राप्त होती है जी। साउथ ईस्ट में अग्नि संबंधी जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल चीजें जितनी भी हमारी, या अग्नि संबंधी रसोई, जितनी भी इस तरह की चीजें हैं अग्नि संबंधी, वो साउथ ईस्ट में आ जाने से 15% एनर्जी, ऊर्जा हमें साउथ ईस्ट से मिलती है। 40% हो गए। 10% मिलती है, 5% मिलती है हमें ईस्ट से, और 5% मिलती है हमें साउथ वेस्ट से। ठीक है। तो अगर साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम भी राहु केतु का स्थान है और इनकी प्रवृत्ति सभी के ऊपर अपनी कमांड की है, तो बच्चों को कभी भी साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं देना चाहिए। बच्चे उद्गंड हो जाएंगे, गुस्से वाले, जिद्दी, झगड़ालू, कमांड करना चाहेंगे, माँ बाप को नौकर बना के रखेंगे, सुनेंगे ही नहीं उनकी। तो ये साउथ वेस्ट में घर के मुखिया को रूम देना चाहिए, बच्चों को कदापि नहीं देना चाहिए। दक्षिण में यमराज और मंगल ग्रह, कोई गेस्ट आता है गेस्ट रूम दे दो। कोई भी आपके घर में आएगा आपके बारे में बुरा सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके मन में अपनी प्रॉब्लम चल रही होगी। आपके घर से व्याकुल नहीं होएगा, आपके घर को देख के पागल नहीं होएगा। नहीं तो अरे इनके पास इतनी सुंदर गाड़ी, इतनी सुंदर घड़ी, इतनी सुंदर दीवार, इतनी सुंदर टीवी, इतने सुंदर कपड़े, ये सब चीजें वो देखता ही रहेगा। वो घर उससे बर्दाश्त ही नहीं होएगा आपका। कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जिनको दूसरे की, अपने दुख से दुखी नहीं है लेकिन दूसरों के सुख को देखकर काफी दुखी है। अपने ही अपनों से दुखी होते हैं, क्योंकि गैरों को तो हमसे कोई लेना देना नहीं है। सही कहा आपने, बिल्कुल। अब बॉम्बे में बैठे कुछ लोगों को हमें जानते ही नहीं है, तो हमें वो क्यों घृणा करेंगे? बिल्कुल सही बात है। लेकिन उनके रिश्तेदार लंदन में बैठे हो, उनके रिश्तेदार ऊटी में बैठे, उनके रिश्तेदार, और वो तरक्की कर रहे हो, वो बर्दाश्त, उनको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो दक्षिण में अगर गेस्ट रूम रखोगे तो कभी भी किसी की भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के ऊपर रहेगी नहीं। और जब भी कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, रुकता है रात को, तो उसके साथ बहुत सारी ऊर्जा आती है। और कई बार अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो वो ऊर्जा आपके घर में जगह बना लेती है, वो नेगेटिव में और कन्वर्ट होने लगती है। तो जब जब नेगेटिविटी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो आपके घर में कुछ ना कुछ विनाशक हो जाता है। कोई गाड़ी ठुक गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बिजनेस लॉस हो गया, कोई प्रोजेक्ट डूब गया, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं में हमारे घर का वास्तु कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है जी। तो गेस्ट को साउथ में देना चाहिए। अगर घर में 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा छोटा बेटा, तो मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है, तो अपने से बड़े बेटे को राइट की तरफ और छोटे बेटे को वेस्ट की तरफ, क्योंकि वेस्ट में वरुण देवता के साथ में शनि ग्रह और दक्षिण में यम देवता के साथ में मंगल ग्रह, और मंगल और यमराज और शनि ये दोनों भी ब्रदर है, सूर्य पुत्र है। हाँ जी। तो इनका आपस में रिश्ता बहुत अच्छा है। शनि देव का एक रिश्ता
यम देवता के साथ में और यमुना अपनी बहन बहन के के साथ साथ में, इन्हीं में। के साथ अच्छा है, बाकी किसी के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं रहा। हम्म। तो ऐसे आप अपने दोनों बच्चों में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कलेश नहीं होगा, एकजुटता बनी रहेगी और आपकी दोनों घर के मुखिया की सुनेंगे भी। रसोई साउथ ईस्ट में आ गई, अग्नि संबंधी चीजें, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में आ गया, जितना भी अन्न भंडार या कोष वेस्ट की तरफ रखना चाहिए। बच्चों का, अनमैरिड लड़कियों का, अनमैरिड बच्चों का, छोटे बच्चों का, जिनके अंदर बहुत अग्रेशन है, बहुत जिद्दी हैं, उनको नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम देना चाहिए। बच्चों का स्टडी रूम नॉर्थ में बनाना चाहिए। और कोष घर, अगर आपको घर में तिजोरी रखनी है 100 किलो की, 500 किलो की, तो साउथ वेस्ट में नॉर्थ फेस रखें। ठीक है। और अगर हल्की रोजमर्रा जो पैसे यूज करते हैं वो नॉर्थ में रखें, तो आपके घर की कभी भी बरकत कम नहीं होगी। नॉर्थ में बच्चों का स्टडी रूम हो सकता है, देवताओं का स्थान हो सकता है, बच्चों का बेडरूम भी हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट जल तत्व, सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति, शिव भगवान का वास, तो पूजा घर, आध्यात्मिक कक्ष, बच्चों का स्टडी रूम, या आप ड्राइंग रूम बना सकते हो। जितना साफ सुथरा रहेगा उतना अच्छा है। जी। तो ब्रह्म स्थान को ओपन और खाली और हल्का रखना चाहिए। लॉबी बना लेनी चाहिए। पुराने समय में देखो कि लोग घर बनाते थे, चारों तरफ कमरे होते थे और बीच में जाला डाल के हाँ जी, खुला होता था। तो 50% घर की सारी एनर्जी को ये ब्रह्म स्थान ओपन होना सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता था और पॉजिटिव में कन्वर्ट करके वापस भेजता रहता था। तो पहले लोग खुशहाल रहते थे, सुखी रहते थे, परिवार में एकजुटता थी, प्यार बना रहता था। अब उस घर के 4 हिस्से हो गए, तो जिसका साउथ वेस्ट हल्का हो गया वो बर्बाद हो गया, जिसका नॉर्थ ईस्ट हल्का हो गया वो तरक्की कर गया। तो परिवार में एक बेटे ने बहुत तरक्की कर ली, एक बर्बाद हो गया, एक दो ने थोड़ी मीडियम करी, लेकिन उनमें और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गई। तो ये वजह उत्पन्न हुई, हमने बिना सोचे समझे हम निर्णय लेते चले गए, हमने सही गलत को कभी भी समझा नहीं, और उसी का खामियाजा आज किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी रूप में हमें भुगतना भी पड़ रहा है। तो वास्तु का मतलब एक और भी होता है, वस्तुओं को रखने की कला। अब आपने घर बना लिया, अब इसमें भी देखो कई चीजें, न्यूमरोलॉजी भी काम करती है कि आपका वृषभ लगन है, तो वृषभ लगन में जो अच्छे नंबर है वो 5, 6, 8, आपका नंबर है, डेट ऑफ बर्थ नंबर है 5, तो 5 नंबर आपके लिए ज्यादा बेस्ट हो गया, क्योंकि वो आपका मूलांक भी है और आपका कुंडली के अकॉर्डिंग आपका लकी नंबर भी है। अब नॉर्थ यानी कि 5 नंबर, अगर घर का टोटल अंक 5 होगा तो ये मकान आपको बहुत सूट करेगा। नॉर्थ फेसिंग होगा तो और ज्यादा सूट करेगा। अब साउथ फेस मकान आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि वृषभ लगन में, मिथुन लगन में, कन्या लगन में साउथ फेस मकान सुटेबल नहीं होता। साउथ वेस्ट किसी को सूट नहीं करता। जिसका मेष लगन है, जिसका वृश्चिक लगन है, जिसका कर्क लगन है, जिसका सिंह लगन है, उनके लिए साउथ फेस मकान बहुत ही दुर्लभ होता है, अच्छा होता है, बेस्ट होता है, बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन अगर बच्चों की ये लगन नहीं है तो बच्चों के लिए वो विनाशक होगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि पिता ने बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई लेकिन बच्चों ने बर्बाद कर दी। तो ये भी घर के कुछ वजहें कारण बन जाती हैं। अब ये तो देखो सारी चीजें ना किसी एक अच्छे विद्वान एस्ट्रोलॉजर को, वास्तु विशेषज्ञ को मिलकर के ही समझनी पड़ेगी। कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी वास्तु की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, कोई वास्तु वाला आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। वो तो आपको किसी ऐसे कोई मिलना पड़ेगा, मैं अपना नाम लूं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो शौकिया सब चीजों को स्टडी किया, जिस चीज से कमी पाई उस चीज को ही पढ़ना शुरू कर दिया, और मैंने पाया हर चीज का थोड़ा थोड़ा रोल प्ले होता है। आप सब्जी बनाती हो, कितना नमक डालना है, कितना पुदीना डालना है, कितना धनिया डालना है, कितना तेज पत्ता डालना है, कितनी आलू डालने, कितना पानी डालना है, ये सब आपको पता है ना। लेकिन किसी अज्ञानी को, जिस आपके पति को या बच्चे को सब्जी बनानी नहीं आती, उसको बोलोगे कैसे बनाएगा? तो जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे। तो ऐसे ही अच्छे एक विद्वान व्यक्तित्व को मिलोगे जिसको सबका ज्ञान हो, तो शायद आपकी प्रॉब्लम हर तरीके से सॉल्व हो जाए। क्योंकि आज जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो उसके घर का भी आकलन करते हैं, घर को भी समझते हैं, फिर उसके न्यूमरोलॉजी, यानी कि आज अगर वो तरक्की कर रहा है तो हर चीज में उसको ज्ञान सही रूप से दिया है, तभी वो जीवन में तरक्की कर रहा है। कुणाल जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तो आपने जो वास्तु का बताया, वो बड़े जिनके घर हैं, जिनके पास पर्याप्त स्पेस है, 500, 1000, 1500, 2000, या वो बड़ी लैंड के लिए, लेकिन जो लोग छोटे हैं, जो छोटे मकानों में रहते हैं, 25 गज, 40 गज, 50 गज,
तो वो ऐसा क्या वास्तु का उपाय करें जो 25 गज से निकल के वो 250 गज के एक अच्छे बड़े मकान में वो पहुंच जाए? बहुत अच्छा सवाल है, खासतौर पर उन लोगों के लिए, जी। उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए कि जो आज 25 गज के मकान में या 30 गज के मकान में, 40 गज के मकान में रहते हैं और वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। जी, तो उन सभी को मैं कहना चाहूंगा, देखो घर के अंदर ऊर्जा तो हर किसी के घर में उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि सुबह अपने घर में 10 मिनट गायत्री मंत्र चैंट बजा दें। जिस घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट, यानी कि चाहे वो 25 गज का हो चाहे 50 गज का हो, अगर देखो जैसे टॉयलेट है तो टॉयलेट के अंदर चीनी मिट्टी के बर्तन में डली वाला नमक डाल के रख दें। उससे भी उस वॉशरूम की, अगर 30 गज का, 26 गज का या 26 मीटर का मकान है, तो अगर टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है या रसोई घर बना है या कुछ भी अगर दूषित जगह चीज़ है, तो एक चीनी मिट्टी के बर्तन में डली वाला जो नमक, पाकिस्तानी नमक या पिंक सॉल्ट होता है, उसको डाल के नॉर्थ ईस्ट में रख दें। ये सबसे आसान फ्री वाला उपाय है, सस्ता उपाय है, जिससे आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हो। क्योंकि 25% तो, चाहे वो अमीर का घर है चाहे गरीब का घर है, 25% ऊर्जा तो उसको भी नॉर्थ ईस्ट से ही प्राप्त होगी। भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं। इन ग्रहों को वास्तु देवता नहीं है, वास्तु वैसे तो वो राक्षस थे, देव रूप में वो पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी शक्तियां अर्जित कर ली थी और ये वरदान पा लिया था ब्रह्मा से कि मुझे देव रूप में पूजा जाए। तो वास्तुदेव, इसलिए हम उनको वास्तुदेव कहते हैं। बट उनका प्रवृत्ति तो राक्षस वाली है कि अगर गलती है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अमीर और गरीब से उनका कोई लेना देना नहीं है। गलत तो गलत है, सही तो सही है। बिल्कुल। घर के अंदर हवा के आने का और जाने का वे होना चाहिए। आपके घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी अगर आ रही है तो उसको बाहर निकलने का भी रास्ता होना चाहिए। ऐसी पॉजिटिविटी अगर आ रही है तो उसको और ज्यादा बढ़ाने का भी आपके घर में मार्ग होना चाहिए। तो ये जो छोटे घर हैं उनके लिए मैंने आपको बताया। दूसरा, 10 मिनट 15 मिनट गायत्री मंत्र, कोई भी ऐसा मंत्र अपने घर में चैंट कराएं जिसकी आवाज घर के हर कोने तक चली जाए। तो ऐसे घर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हो रही है वो प्रबल नहीं हो पाएगी। आ तो रही है, दोष तो है, लेकिन वो इफेक्टिव कभी हो नहीं पाएगा कि उसका खामियाजा कभी उस जातक को भुगतना पड़े। अब उसका समय बढ़िया चल रहा है तो समय बढ़िया चल रहा है तो वास्तु दोष इफेक्टिव नहीं हो रहा है क्योंकि वो रुकावट नहीं डाल पा रहा है। तो उससे क्या होगा, जल्दी से वो एक अपना अच्छा घर खरीद लेगा, अपना और बड़ा घर बना लेगा। इस तरीके से वो भी समय अनुसार तरक्की करता चला जाएगा। बहुत सारे और भी चीजें हैं। मैंने देखा है कि जैसे बहुत लोग हैं रात को बाल्टियां सीधी रख देते हैं, उनमें आधा पानी होता है। तो कभी भी ऐसा ना करें। अगर बाल्टी है तो उसको उल्टा करके रखें। कुछ भी जैसे सिंक हो गया या बाथरूम हो गया, खाली नहीं होना चाहिए। मैंने देखा बहुत घरों में ऊपर से छोटा मुंह होता है, नीचे उनके सुराही जिसको बोलते हैं, नीचे उनका पेट बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे ऐसे पॉट्स होते हैं जो ऊपर से छोटे मुंह होते हैं, नीचे से बहुत बड़े होते हैं। उनको कभी ये समझ ही नहीं आता कि उनकी बहुत सारी बर्बादी का कारण, बहुत सारे लॉसेस का कारण ये पॉट्स हैं, ये सुराहियां हैं। तो अगर वो आपके घर में सुंदर पॉट्स हैं तो उनके अंदर कुछ कॉइन डाल के रखो, कुछ पेपर बबल्स डाल के रखो या कुछ फ्लावर स्टिक डाल के रखो, यानी कि अंदर से उसके अंदर जो खोखलापन है खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो उस चीज को खत्म कर दें। बहुत लोग हिंसात्मक तस्वीरें अपनी ईस्ट में या नॉर्थ में लगा देते हैं तो नॉर्थ की ग्रोथ चली जाती है, खुशियां गायब हो जाती हैं। तो हिंसात्मक जंगली फोटो, हिंसा वाली फोटो कभी भी नॉर्थ दीवार पे नहीं लगानी चाहिए, वरना आपकी शुभता, आपका जो घर का जो प्यार है, जो एकजुटता है, वो गायब हो जाएगी धीरे धीरे। दक्षिण में मैंने देखा जीवित लोगों की फोटो बहुत लगा देते हैं। दक्षिण यानी कि यम का स्थान, मरने के बाद फोटो दक्षिण में लगाई जाती है। तो जीवित लोगों की, जीवित बच्चों की फोटो कभी भी साउथ में नहीं लगानी चाहिए। वैसे तो मेरी तो ये सजेशन है कि मरने के बाद आदमी का आपने सारी क्रियाएं कर दी, उनको मोक्ष दिला दिया, फोटो का विधान होना नहीं चाहिए, फोटो नहीं लगानी चाहिए। अगर आप अपने पिता को, दादा को, किसी को भी अगर प्यार करते हो, मानते हो, तो दिल में रखो। अपने आजकल फोन है, फोन में रख लो। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपके बाद आपकी बहू, आपके बच्चों की बहू सेम वैसे ही चीजें करे जो आप करते थे।
कुछ अब वो फोटो लगा दी, धीरे धीरे वो जागृत हो गई। अब उनको आपकी चीजें कुछ अच्छी नहीं लग रही, आप दिन रात पार्टी कर रहे हो, शराब पी रहे हो, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन फोटो से भी नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। और जब ये पितृ जागृत हो जाते हैं और जब ये गुस्सा होते हैं, ये क्रोधित होते हैं, तो ये बहुत तूफान मचाते हैं, बहुत विनाश करते हैं। भाई आज जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि एक फोटो आपने लगा दी पितरों की, अब आप उनको यही सोच के तो उनकी पूजा, उनकी आरती कर रहे हो, उनकी केयर कर रहे हो कि भाई आप हमें देख रहे हो, पिताजी आपको बारंबार प्रणाम। आप, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, होनी नहीं चाहिए, किसी के मन की बातें तो आप लगा सकते हो, लेकिन जब आप उनको आप धीरे धीरे उनको आस्था से जागृत कर रहे हो और वो जागृत हो गई, अब उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपकी बहू का लेट नाइट वापस आना, आपके घर में किट्टी पार्टी हो रही है, उनको बर्दाश्त नहीं होएगा, आपकी बेटी छोटे कपड़े पहन रही है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो उससे नेगेटिव ऑरा, क्योंकि जब वो जीवित थे तब भी तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था ना, तब भी तो वो डांटते थे, समझाते थे, बोलते थे, पर जीते जी तो सुना नहीं आपने। तो अब फोटो जब वो देखेगी तो उससे भी वो क्रोधित होंगी, और जब वो क्रोधित होंगी तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके घर में कब बर्बादी शुरू हुई और कब नौबत ऐसी आ गई कि अब खाने के भी लाले पड़ गए। तो ऐसी स्थिति आने से पहले समझना बहुत जरूरी है। तो या फिर ऐसे कोई आपका बिल्कुल मंदिर अलग है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर अलग है और आपके पास एक कमरा है, आपने उसको पूरा मंदिर बना दिया, तो मंदिर के अंदर, भगवान के मंदिर में भी, पूजा घर में भी पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। भाई आपके जो पूर्वज हैं, आपके पितर, आपके लिए तो वो देव है, आपके लिए तो भगवान से भी ऊपर समझ लो, लेकिन वो भी तो भगवानों को पूजा करते थे, वो भी तो भगवानों को मानते थे, वो भगवान, अब भगवान अगर हैं तो भगवान भी कल को कि यार ये तो इतने पाप करके गया है, उसने भी तो सच झूठ बोले होंगे, उनको आपने भगवान के साथ में ले जाके बिठा दिया। तो पितृ हमारे लिए भगवान से भी बड़े हो सकते हैं, पर पितरों का स्थान भगवान से कंपेयर नहीं हो सकता कभी भी। भगवान तो भगवान ही है, गुरु को भी भगवान से बड़ा मान लो, पर भगवान नहीं हो सकते। कुणाल जी, मेरा एक प्रश्न है कि क्या वास्तु को किचन और टॉयलेट से ही देखा जाता है? क्योंकि ज़्यादातर पॉडकास्ट में हम लोग यही सुनते हैं कि किचन फलानी डायरेक्शन में था, वहाँ पे चूल्हे, गैस का जो आपने पोजीशन मार्क किया वो गलत किया, और टॉयलेट आपका फला कोने में था, इसलिए आपके घर में इस तरह की प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। तो क्या सिर्फ किचन और टॉयलेट से देखते हैं वास्तु को? नहीं, वास्तु को सिर्फ रसोई और टॉयलेट से नहीं देखते, वास्तु को तो हर चीज़ से देखते हैं। अभी क्योंकि लोग किचन किचन करते हैं तो मेरे मुंह से भी किचन किचन निकलता है। किचन का मतलब होता है कि जिस घर में भी किचन बोला जाता है ना, वो घर किच किच से भर जाता है, तो रसोई घर बोला जाता है। और जिस घर में रसोई बोला जाता है वो घर रस से भर जाता है, उस घर में रस भरा रहता है। तो आज हम भी अपने बच्चों को बेटा ये रसोई में रख दो, वो बोलते हैं ना कि नहीं रसोई बोलना है, अब उनको भी आदत हो गई। अब हम भी गलती करते हैं तो बोलते हैं पापा रसोई आपको रस से भरना है ना, तो मैंने कहा हाँ बेटा सॉरी। तो धीरे धीरे हमें पहले तो अपनी सोच, अपनी चीज़ों को भी समझना है, सोच को भी समझना है, बोलने हम क्या चीज़ें घर में करते हैं, हम जो तेज आवाज में बातें करते हैं, जो लड़ते झगड़ते हैं, इसका भी वास्तु पर इम्पैक्ट पड़ता है। पर आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि रसोई जो वास्तु है वो सिर्फ रसोई और टॉयलेट तक सीमित नहीं है, ये हर चीज से सीमित है। लेकिन रसोई और टॉयलेट ये सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अच्छा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जहां पूजा घर होना चाहिए वहां ये दोनों के होने से बिल्कुल 25% खत्म। टॉयलेट आपकी साउथ ईस्ट में चली गई, जहां पे रसोई होनी चाहिए वहां पे जाकर के 15% खत्म। तो हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम टॉयलेट और रसोई का जो स्थान है वो सही जगह पर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट पर तो, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में तो इनका स्थान कदापि नहीं देना चाहिए। अगर बना हुआ है तो धीरे धीरे, मैंने आज तक कभी कोई मकान तोड़वाया नहीं है कि आपका ये गलत है तो उसको तोड़वा दो, लेकिन उनको अपग्रेड होने का रास्ता बताया, और जब वो अपग्रेड हुए तो मैंने यही समझाया कि एकदम इस घर से कूच कर जाना, ताकि आपकी किस्मत में तो लिखे हैं बहुत पैसे और घर में तरक्की कर नहीं पा रहे। तो कई बार घर का जो वास्तु दोष है वो हमारी ग्रोथ को भी जीरो कर देता है। तो आपकी वो ग्रोथ को जीरो ना करे, आपकी ग्रोथ में वो बाधक ना बने, तो जैसे ही समय चेंज हो फौरन अपने आप को अपग्रेड कर लो।
आपने रसोई घर की बात की तो मुझे यहाँ एक बात याद आ गई कि बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से वास्तु एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जो घर की गृहिणी होती है ना, अगर वो रसोई घर में बैठकर अन्न ग्रहण करती है तो ये पूरे घर के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या वाकई ऐसा होता है? तो मुझे लगता है नीता अंबानी जी शायद हैं, या अडानी जी की वाइफ भी ऐसा करती होंगी। मिथ से हमें बचना है और लोगों को बचाना है। हमें देखो, यहां पर मैं ये बता दूं कि ये तो बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात है कि घर की गृहिणी क्यों, सबको या तो सबको बैठ के करना चाहिए। इसमें घर की गृहिणी को, वो बेचारी सब डाइनिंग टेबल पे बैठ के कर रहे हैं। पुराने समय में अनु जी, लोगों के घर में डाइनिंग टेबल नहीं होती थी, लोग जमीन पे बैठ के खाना खाते थे और नौकर चाकर का कल्चर नहीं था, सर्वेंट नहीं होते थे। कोई भी पत्नी व्रता को अपना धर्म मानती थी और उसकी ये कोशिश होती थी कि वो खाना अपने हाथ से परोसे और अपने हाथ से खिलाए। और अगर घर में कोई नौकर चाकर, रामू काका या कोई छोटे मोटे कोई नौकर होते थे तो बाहर के कामों के लिए होते थे, रसोई रोटी देने के लिए उसको लगता था। जो गांवों की मैं बात कर रहा हूं, तो आसन लगा दिया बड़े लोगों ने, फिर छोटे लोगों ने, फिर बच्चों ने खाना खाया और सब अपने अपने सोने को चले गए। तो ये पहले थी, क्योंकि पहले इतना सब कुछ आधुनिक नहीं था। आज से 50-100 साल पहले, 500 साल पहले की बातें कर रहे हो आप। पर मैं आपको ये बता दूं, जैसे राजा महाराजाओं के समय पे भी उनका खाना लगता था, तब भी रसोइया ये सब होते थे। देखा जाए तो ये द्वापर युग, त्रेता युग और सब जगह की सभी युग में बात की, सभी युग में बातें। नौकर चाकर तो देखा जाए तो सभी युग में होते थे, डाइनिंग टेबल पहले उनका परोसा भी जाता था। लेकिन बीच बीच में जब युग की शुरुआत होती, तब आरंभिक समय में जो समय आने पर, क्योंकि अपग्रेड होते हैं ना, स्टार्टिंग तो आदमी को चीजें, ऐसा नहीं है ना कि प्रलय हो गई और फिर चीजें पैदा हुई, उसके बाद सीधे ही गाड़ी आ गई, हेलीकॉप्टर आ गए। फिर क्योंकि युग 4-4 लाख वर्ष का होता है तो उसमें फिर से पैदा हो जाती है। अभी तो 2000 चल रहा है, गाड़ियां घोड़े सब पैदा हो गए, नौकर चाकर, डाइनिंग टेबल सब पैदा हो गए। तो अभी तो बहुत लंबा समय पड़ा है। तो पहले ये प्रथा थी। तो ये मिथ है बिल्कुल कि घर की जो लेडीज है उसको अकेले, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि जिस घर में बरकत नहीं हो रही है, जिस घर में तरक्की नहीं हो रही है, जिस घर में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो रसोई के समीप में बैठ करके अगर माता या स्त्री अपने जो खाना बनाती हैं, अगर नौकर चाकर नहीं, अपने हाथ से खाना परोसती है ना, उससे बरकत होती है। कहते हैं कि अब घर में आपके 4 जने हैं, सब अपने, बेटी आई, पति आया, बेटा आया, सब ने अपने हाथ से खाना निकाला, इससे ज्यादा बरकत होती है कि जो घर की गृहिणी खाना बनाती है वो, अगर, क्योंकि उसने खाने को प्यार से बनाया बिल्कुल, और उसके परोसने में भी प्यार है। आपने 1 मिनट खाया और 100 कमियां निकाली। मैं आपको बता दूं अनु जी, आज मैं देखो आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूं, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी खाने में कोई कमी नहीं देखी। मेरी, चाहे आप वाइफ को पूछ लेना, आपके तो पॉडकास्ट में आई भी है, पूछ लेना कभी, उसने कभी खाना बना के दिया है। अब तो चलो हमारे यहाँ भी एक कुक है और ये सब हैं, वो खाना बनाती थी तो मुझे आज, और जब वो खाना खाती हो कहती है कुणाल आपने बताया नहीं इसमें नमक कम था। मैंने कहा यार तू 2-2, 3-3 घंटे लगा के खाना बनाती है और मैं 10 मिनट में खाना खत्म कर लेता हूं, तो मैं वो कमी निकालने के लिए नहीं खा रहा हूं, वो मैं तेरे 2 घंटे को, 3 घंटे को जो तूने लगाया है ना समय, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूं। उस एंजॉय में मुझे पता ही नहीं रहता कि नमक कम क्या है, ज्यादा क्या है। मैं सच में आज तक मुझे पता नहीं चला कि कम और ज्यादा से क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और स्टार्टिंग तो देखो हमारी भी बहुत ही ऐसी रही, बट सच में उसको खाना बनाने का बड़ा शौक होता था। आज भी शौक है, कभी कभी वो सैटरडे संडे जब बच्चों का ऑफ होता है, वो अपने हाथ से कुछ ना कुछ बनाती है। वो कुक भी लगा रहता है, लेकिन कि भैया चलो आज मैं बनाती हूँ। कुक भी हमारा बड़ा अच्छा एंजॉय करता है कि देखो आज वो भाभी ने अच्छा खाना बनाया है, और उसको भी थोड़ा सा सीखने को मिलता है कि हमारे घर का टेस्ट क्या है। तो इसमें ना अनु जी बरकत आती है, और इस बरकत से ही लोग तरक्की करते हैं। तो ये सिर्फ है कि घर में स्त्री को, अब यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं, आप किस बात को मानते हैं? इस बात पे नहीं, इस बात पे कि
पहले जिस व्यक्ति से घर चल रहा है सबसे पहले खाना उसी का निकलना चाहिए, इसमें बरकत होती है। फिर परिवार का, और अंत में उसको खाना चाहिए जिसने खाना बनाया है। ये पुरानी सदियों से चली आ रही चीजें हैं, तो कुछ लॉजिक तो उनमें भी रहा होगा। तो मैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था, वो आपने जो बोला उस चीज को बस मैं यही बोलना चाहता हूं कि ऐसे मिथ में से अपने आप को ना फंसाएं, उनसे बाहर। जो चीजें मेरी अच्छी लगे मेरी ले लो, जो चीजें किसी और की अच्छी लगे, तो आपको तो लोगों दर्शकों को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने मिथों से बाहर आना है। अच्छा कुणाल जी, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बात किए बिना नहीं सोते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 10-10 दिन हो जाते हैं बात ही नहीं करते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से। उनके रिश्तों को कैसे सुधारा जाए? क्या वास्तु टिप जो है क्या अपनाई जाए? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि लड़ाई की वजह कई बार, अब लड़की की कुंडली में मंगल केतु, चंद्र केतु, चंद्रमा राहु का चंडाल योग 7th हाउस में बना है। कई बार हमारी गृह स्थिति भी होती है, कई बार हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का होना, कई बार आप देखो पैसा भी वजह होता है कि घर में पैसा नहीं आ रहा है, पत्नी को घर के लिए खर्चा चाहिए, पति नहीं दे पा रहा है तो भी लड़ाइयाँ चालू होती हैं, शॉपिंग नहीं करा पा रहा है तो भी लड़ाइयाँ चालू होती हैं। उसकी वजह मैंने कई बार घर देखे हैं कि घर में लोग सिंक में बर्तन रात को झूठे पड़े होते हैं, उस घर से बरकत धीरे धीरे चली जाती है। रसोई घर में अन्नपूर्णा माँ का वास होता है, रसोई में अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। तो ये चाहे वो घर की स्त्री हो, चाहे कुक हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया के हर घर में सबसे पहले, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर घर को चाहिए कि खाना सबके खाने के बाद घर की सिंक में झूठे बर्तन, गंदगी नहीं होनी चाहिए, रसोई साफ होनी चाहिए। जितना साफ होगा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरा घर को क्लीन, चाहे आपका वॉशरूम है, चाहे आपका रसोई घर है, चाहे आपका बेडरूम है, जिस घर में जितनी व्यवस्था ठीक से होगी, साफ सुथरी चीजें होंगी ना, उस घर की अंदर नेगेटिव चीजें इफेक्टिव ही नहीं हो पाएंगी। तो अगर सिर्फ इसी पे हमने काम कर लिया ना, तो इसी से ही हमारी विजय हो जाएगी। हमने 50 to 60% अपने घर का वास्तु ठीक कर लिया, भले ही चाहे कितने भी वास्तु दोष घर में क्यों ना हो। घर में प्यार से बात करो, एकजुटता के साथ रहो, आपके घर की नकारात्मकता प्रबल ही नहीं हो पाएगी। एक उदाहरण देता हूं, एक छोटी सी कहानी है। एक साहूकार था, तो उसके सपने में एक बार लक्ष्मी जी आई। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि मेरा समय आ गया अब तुम्हारे घर से विदाई लेने का। वो समझ गया अगर आप जाओगे तो दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश करेगी, गृह कलेश बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो लक्ष्मी जी ने सपने में उसको बोला कि मैं तुम्हारी सेवा से इतनी प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहती, तो जो भी वरदान है तुम बोलो। साहूकार ने बोला कि इतनी कृपा कर दो कि जितनी मर्जी प्रॉब्लम हमारे घर में आए, पर हमारे घर में एकजुटता भंग ना हो, प्यार खत्म ना हो, हमारे घर में प्यार बना रहे। उन्होंने, माता ने वरदान दिया और वो चली गई। उसके बाद 2 दिन के बाद जब वो बाहर से आए, खाना खाने बैठे, तो खाना खाया, देखा तो सब्जी में नमक बहुत ज्यादा। अब इससे पहले हुआ क्या, जब सब्जी बन रही थी तो जो साहूकार की पत्नी थी उसने बोला बहू से कि मैं खाना जो है, सब्जी जो है बना के जा रही हूं, सब्जी चढ़ी हुई है, तुम एक बार नमक चेक कर लेना टेस्ट करके। और वो नहाने चली गई। अब ये बड़ी बहू ने भी सुन लिया, छोटी बहू ने भी सुन लिया। अब उन्होंने तो नमक डाला था, अब वो सब्जी गर्म थी, उन्होंने कहा मम्मी ने डाला नहीं, उन्होंने अपने आइडिया से एक नमक 2 चम्मच और डाल दिए। अब वो डाल के वो भी अपने कमरे में चली गई। अब छोटी बहू ने सोचा ये शायद मुझे बोला था, वो भी 2 चमचे डाल के चली गई। उसने भी टेस्ट नहीं किया। टेस्ट कर लेती तो शायद नहीं होता, लेकिन कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब समय खराब आता है ना तो कहीं से किस बता के नहीं आता, दबे पांव आता है और प्रबल हो जाता है। तो साहूकार, अब जब उसने, वो सेठ जी जो थे, उसने सब्जी खाई तो देखा ये, अब इसका या तो वो गाली गलौज करे, तो वो समझ गया कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है और लक्ष्मी जी हमारे घर से विदाई ले चुकी है।
उसने चुपचाप वो खाना खा लिया और खाना खा के सोने चले गए। उसके बाद उनकी पत्नी ने खाना खाया, उनका सब्जी में इतना नमक, लेकिन वो चुप रहे। उन्होंने बोला कि अगर अभी मैं कुछ बोलूंगी हो सकता है उनको आज ना लगा हो, ये पता नहीं मैंने नमक डाला था, बहू ने चेक नहीं करा होगा, तो अभी फिर कलेश ना हो जाए। वो भी चुपचाप खा के चली जाती है। अब बड़ा बेटा आता है, तो बड़ा बेटा जैसी सब्जी खाता है देखता है इतनी कड़वी, गुस्से से लाल पीला हो जाता है। तो कहता है पापा ने खाना खा लिया क्या? पापा तो खा के अभी अभी खा के चले गए। अब वो कहता है जब पापा को ज्यादा नहीं लगा और मैंने बता दिया, कुछ बोल दिया, तो कहीं जब पापा को नहीं कुछ प्रॉब्लम तो मेरे को भी क्या प्रॉब्लम। उसने भी खाया, फिर उसकी बीवी ने भी। उसने कहा मेरे से गलती से नमक ज्यादा डल गया, चलो मम्मी पापा ने कुछ बोला नहीं, पति ने भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाओ और चल दो। फिर ऐसे ही छोटा बेटा आया, छोटे बेटे ने खाया तो उसने कहा भैया ने और पापा ने खाना खा लिया? तो उसकी वाइफ ने बोला हाँ खा लिया। तो उसने भी यही बोला कि भाई जब उन्होंने नहीं बोला तो तीनों खाना खा के चले गए। तो ये एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी कुछ ना कुछ चीजें होती रहीं, लेकिन एकजुटता की वजह से, प्यार की वजह से वो प्रबल नहीं हो पाई, वो लड़ाई विकराल रूप नहीं ले पाई। 1 महीना बीता और दरिद्रता माता सपने में आई। उन्होंने बोला कि मेरा समय था तेरे घर में, लंबा समय था रहने का, पर मैंने तो लाख कोशिशें की, पर तेरे घर की जो एकजुटता है, जो तेरे घर का प्यार है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। जैसे मानो इन्होंने तो सौगंधें खा ली हूं, कस्में खा ली हूं। और जब लड़ाई कलेश नहीं हो रहा तो मैं यहां रह के क्या करूंगी, मैं तो जा रही हूं। वो चली गई और फिर थोड़ी देर में लक्ष्मी जी सपने में आई, मुस्कुराते हुए बोली कि तेरे वरदान ने, तेरे प्यार ने, तेरी अच्छाई ने मुझे इस घर से जाने ही नहीं दिया। अब मैं तेरे घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करूंगी। तो अन्नू जी यही कहना चाहूंगा कि जिस घर में प्यार होता है, भाइयों में, बहन में, बुआ में, पापा मम्मी में, बच्चों में, जिस घर में भी प्यार होता है ना, उस घर में दरिद्रता कभी प्रबल नहीं हो पाती, बुराई कभी हावी नहीं हो पाती। और जिस घर में गृह कलेश मचा रहता है उस घर में सारे दोष काम करते हैं। तो अगर आपको, आपके क्वेश्चन का ये जवाब है सचिन जी, जिस घर में प्यार होएगा ना, एकजुटता होएगी, उस घर में कोई वास्तु कभी प्रबल नहीं हो सकता। आप उन दोषों से ऊपर की लाइफ जी रहे हो। कुणाल जी, लास्ट में कुछ वास्तु टिप्स जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं तो वास्तु टिप्स दे दूंगा, लेकिन फिर इन जो बातें जो मैंने करी हैं, इनका महत्व खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, मैं सचिन जी सही कह रहा हूं ना? फिर आदमी को लगेगा अच्छा कुणाल जी ने तो ये उपाय भी बता दिए, हाँ। तो फिर ये तो हो नहीं रहा, रिश्ते तो हमारे ठीक से चल नहीं रहे, चलो उपाय करके देख लेते हैं। तो सही बताऊं, मेरे सच्चे उपाय तो यही है, क्योंकि हमारी कुंडली का भी नाम कर्म कुंडली है जी। कर्मा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, इसको मैं पसंद करता हूं। तो मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि सुबह सबके अपने घर में जब आप उठते हो तो सुबह आदत डालो, 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करो, धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पे रखो और अपने हाथों को इस तरीके से, उंगलियों को ऐसे देखो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। आप दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से करो। अपने घर में 10 मिनट रोज गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण खुद से करो, या कोई टेप रिकॉर्डर लगा दो कि पूरे घर के अंदर ध्वनि जाए। सुबह सबके साथ बैठ के नाश्ता करो, या घर का एक समय का खाना एक साथ बैठ करके खाओ। ये सबसे बड़ी, सबसे प्यारी वास्तु टिप्स हैं। फिर भी मैं ये कहता हूं, जिस घर में नजर पर अगर मैं उपायों की बात करूं तो उपायों का तो कोई अंत ही नहीं है जी। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। मैंने देखा बहुत बार लोग अपनी दवाइयां अपने सिराने रख के सोते हाँ जी, हैं, बिल्कुल। उस घर से दवाई कभी खत्म नहीं हो सकती। दवाइयां हमेशा या तो बेड के जिधर पांव हो उसके नॉर्थ वेस्ट में या साउथ वेस्ट में,
या अपने घर के साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के किसी कोने में रखनी चाहिए, तो आपके घर से दवाइयां एक दिन खत्म हो जाएंगी। आप अगर बेड के सिराने दवाइयां रखते हो तो कभी दवाइयों का खात्मा आपके घर से नहीं होगा। तो ये एक उपाय है, समझदारी भी है। दवाई को बुधवार के दिन लाएं, शनिवार के दिन लाएं, और लाके एक दिन के लिए उनको अपने मंदिर के पूजा घर में रख दें। आप पूजा करते हो, इतनी एनर्जी है वहां पे, उन दवाइयों को एनर्जाइज जगह पर रख दो। वो इतनी अच्छी रूप से काम करेंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि भगवान के पास रखी है ना, शुभता आएगी। फिर 24 घंटे के बाद उनको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक मेडिसिन एक डोज दे दो निकाल के, लेकिन उसके बाद 24 घंटे के बाद से उन दवाइयों को देना शुरू करो, तब तक के लिए पूजा घर में रख दो। तो कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिनसे हम जीवन में काफी अपने परिवार के सदस्यों को मुसीबतों से बचा सकते हैं। कुणाल जी, विदस की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अमूल्य समय जो है हमें दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। विदस में आज बस इतना ही। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी हम कुणाल जी के साथ पॉडकास्ट करते हैं तो कुणाल जी हमेशा कर्मों की बात करते हैं, और आज कुणाल जी ने कहा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उनमें 50% जो है हमारे जो कर्म है उनका हाथ होता है। अगर आप अपने जीवन में हर रोज़ की दिनचर्या में आप ये जो छोटे छोटे अच्छे काम भी करते हैं तो आपके जीवन में जो कुछ मुश्किल दौर आने वाला भी है तो इन कर्मों की वजह से वो जो मुश्किल दौर है वो समाप्त हो सकता है। कुणाल जी ने हमें बहुत कुछ बताया, और उनकी बातों को अगर सही ढंग से, सही मायने में अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो वाकई ही हम साल 2026 को खुशहाल बना सकते हैं। तो साल 2026 आपका नए सपने हैं, आपकी नई उम्मीदें हैं। हम यही कामना करते हैं कि ये साल आपका बहुत अच्छा हो। तो अब आप मुझे और सचिन जी को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट ज़रा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।